नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की कहानी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ नक्शों या तारीखों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत ही पुरानी, लगातार चलती आ रही सभ्यता की, जिसे हम भारत कहते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। आखिर ये सभ्यता होती क्या है? ये सिर्फ सरहदों और सरकारों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक सोच है, जीने का एक तरीका है, एक ऐसी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और यही वो आइडिया है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है कि भारत को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मा, एक ऐसी चेतना की तरह देखा जाता है जो हजारों हजार सालों से जिंदा है। तो सवाल उठता है, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे दौर में जब दुनिया में आज की तरह बॉर्डर हुआ ही नहीं करते थे। तब सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे उस जमीन का जन्म हुआ जिसे हम पुराने जमाने से भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली शुरुआत नहीं थी। जरा सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर तब बसाए गए थे जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड थे। ये कोई आम गांव नहीं थे, नहीं, ये तो वेल प्लान्ड एडवांस शहर थे। पक्की ईंटों के घर, सीधी सपाट सड़कें और उस जमाने में एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। कमाल है ना? फिर आता है एक ऐसा दौर जिसने भारत को सचमुच ज्ञान की भूमि बना दिया। ये वो टाइम था जब देश सिर्फ पैसे से ही अमीर नहीं था, बल्कि सोच और रूहानियत की खोज भी अपने चरम पर थी। इसी दौर में वेदों की रचना हुई, जो आज भी हमें जिंदगी, कुदरत और इस ब्रह्मांड के गहरे राजों के बारे में बताते हैं। और हाँ, इसी जमीन ने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वो है शून्य। जी हाँ, जीरो का कॉन्सेप्ट, जिसके बिना आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन नहीं होता। ये सुनने में शायद छोटी सी चीज लगे, पर इसने तो मैथ्स और साइंस की पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। और कहानी सिर्फ जीरो पर ही खत्म नहीं होती। अरे लिस्ट तो लंबी है। दशमलव सिस्टम यानी डेसिमल सिस्टम, जिसने गिनती को कितना आसान बना दिया। योग का विज्ञान जो हमारे मन और शरीर को जोड़ता है, और आयुर्वेद जैसी मेडिकल साइंस, ये सब यहीं से दुनिया को मिले। उस जमाने में नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज ज्ञान का ऐसा सेंटर थी कि दुनिया भर से स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आते थे। वक्त आगे बढ़ा और इस जमीन ने बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का दौर भी देखा। पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, और फिर उनके पोते सम्राट अशोक, जिनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। कलिंग की लड़ाई में हुए खून खराबे को देखने के बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और शांति और धम्म का रास्ता अपनाया, मतलब नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का रास्ता। सोचिए, इतिहास में किसी सम्राट का ऐसा दिल बदलना कितना अनोखा रहा होगा। एक बात और समझनी जरूरी है, भारत कभी भी दुनिया से कटकर नहीं रहा। ये तो हमेशा से एक ऐसा चौराहा था जहां अलग अलग कल्चर आकर मिलते थे। यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, और भी ना जाने कितने लोग यहां आए। कुछ व्यापार करने तो कुछ राज करने, और बहुत से तो यहीं के होकर रह गए। इसी सिलसिले में अगला बड़ा दौर आया, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य का। ये कल्चरल लेन देन का एक और बड़ा अध्याय था, जहां फारसी और भारतीय कला का एक ऐसा संगम हुआ जो देखने लायक था। अकबर जैसे बादशाहों ने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, और इस दौर में साहित्य, संगीत, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर सब कुछ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार सबूत क्या है? बिल्कुल, ताजमहल। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इतने सारे बाहरी असर के बावजूद भारत ने अपनी असल पहचान कभी नहीं खोई। हाँ, उसने नए विचारों को अपनाया, उन्हें खुद में मिला लिया, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो वैसी ही रही। और यही लचीलापन उसकी हजारों साल की निरंतरता का राज है। पर अब कहानी में एक ऐसी ताकत आने वाली थी जिसका मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि इस आत्मा को ही बदल देना था। और यहीं से कहानी में एक नया और शायद सबसे मुश्किल मोड़ आया। यूरोप से व्यापारी आए, खास तौर पर अंग्रेज। वो आए तो थे व्यापार करने के बहाने, लेकिन धीरे धीरे उनका असली इरादा सामने आ गया, और वो था यहाँ पर शासन करना। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय। जरा इस बदलाव को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। एक तरफ था वो भारत जो कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज के बाद का भारत। यहाँ के उद्योग धंधे तबाह कर दिए गए, देश की दौलत जहाजों में भर भर कर इंग्लैंड भेजी गई,
और यहाँ के लोगों को अपने ही देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ एक आर्थिक लूट नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक लूट भी थी। तो इस बात को साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। भारत गरीब इसलिए नहीं हुआ कि वो कमजोर था, नहीं। भारत गरीब हुआ क्योंकि उसे एक पूरी प्लानिंग के साथ एक सोची समझी नीति के तहत लूटा गया था। लेकिन जैसा कि हमने कहा, भारत की आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। गुलामी की उन भारी जंजीरों के बीच भी आज़ादी की एक चिंगारी हमेशा सुलगती रही। ये संघर्ष का एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था, जिसने हमारे देश को अनगिनत हीरो दिए। इस संघर्ष की बड़ी शुरुआत हुई 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से। फिर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने इस आग को जलाए रखा, अपनी जान तक दे दी। और फिर आए महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आखिरकार 1947 में वो दिन आया जब हमें आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आई। देश का बंटवारा हो गया, जिसने इतिहास का शायद सबसे गहरा जख्म दिया। लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए, अनगिनत जानें गईं। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उसी राख से एक नए भारत ने जन्म लिया। ये हमारी कहानी के आखिरी अध्याय की शुरुआत है, एक मॉडर्न देश का पुनर्जन्म, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता में हैं। तो आज का भारत क्या है? आज का भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है। एक ऐसा देश जो मंगल तक पहुंचने के सपने देखता है। यहाँ एक तरफ आपको योग की हजारों साल पुरानी परंपराएं मिलेंगी, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर भी यहीं बन रहे हैं। हाँ, इसमें कमियां हैं, इसमें बहुत सी चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये अडिग है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जिंदा है, ये धड़क रहा है। तो जब हम इस हजारों साल के लंबे सफ़र को देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ नज़र आती है। बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट्टी में मिल गए। कितने ही शासक आए, कितने ही आक्रमणकारी आए और चले गए, लेकिन भारत वहीं का वहीं रहा। उसकी ये निरंतरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। क्योंकि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक सोच है, एक विचार है, एक नदी की तरह लगातार बहती हुई एक धारा है। ये एक सभ्यता है, और कहते हैं सभ्यताएं मरती नहीं, वो बस अपना रूप बदलती हैं।